नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को यूपीएससी के क्रैश कोर्स में, जो कि यूपीएससी के 2020 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जो कि 4 अक्टूबर को प्लान किया गया है। और केवल यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, साथ ही में जो स्टेट पीसीएस की परीक्षा होती है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा, हम मार्च, अप्रैल और मई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। उसमें ये सेट नंबर 6 है जो कि कवर किया जा रहा है। यदि आप पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट को रेफर करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। पहला कमेंट जो है वो स्टडी आईक्यू के द्वारा किया जाता है और इस कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक आसानी से मिल सकता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो टेलीग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। स्टडी आईक्यू की साल की पहली सेल आ चुकी है और ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लाई गई है। यहाँ पर हम सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करवा रहे हैं। जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए कोर्सेज को बाय कीजिए, राइट। ये जो हमारा पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वाला सेट है, हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, सो दैट आपको याद करने में काफी आसानी हो जाए, राइट। Supreme Court has set aside an RBI's April 2018 circular banning regulated financial institutions such as banks and NBFCs from trading in virtual currency/cryptocurrency. Which among the following is incorrect regarding the cryptocurrency? आपको मालूम होगा 2018 अप्रैल की बात है जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था और कहा था कि इंडिया में कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट या फिर प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, इनफैक्ट लॉकडाउन की ही बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मना कर दिया और कहा कि हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग, वो लीगल है। हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्टो करेंसी इज यूज सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी टू लेट यूजर्स मेक सिक्योर पेमेंट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे? बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती, इनफैक्ट डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, यानी कि विकेंद्रीकृत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हुए वो यहाँ पर सिक्योर पेमेंट्स करवाने के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू काउंटरफीट एज कंपेयर टू फिजिकल करेंसी, ये चीज भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया बिकॉज ऑप्शन बी आपका जो है वो इनकरेक्ट है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है, इसमें कोई शक नहीं, जो कि क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स। क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है, इसीलिए इसमें काउंटरफिट करेंसी यानी कि जाली करेंसी बनाना बहुत ही मुश्किल है, नकली करेंसी बनाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान यहाँ पर इसको बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकता है या फिर कोई भी इंसान क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि करने पड़ते हैं और इसीलिए इसको जो एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिकल करेंसी। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये फिलहाल कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं कोई भी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू नहीं की जाती है। भले वो यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक हो, भले वो इंडिया का आरबीआई हो, कोई भी बैंक हो, वो यहाँ पर इस करेंसी को इशू नहीं करता है, making it immune to government interferences or manipulation. Hence, it is not a fiat currency. Fiat currency यानी कि लीगल करेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको जो है इशू नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट। थर्डली, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं टू मेक सिक्योर पेमेंट्स। और आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी जो है P2P पेमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं P2P पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ब्लॉकचेन के नाम से टेक्नोलॉजी आती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कही जाती है, जो कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को पूरे कंट्रोल में रखती है। कुछ उदाहरण क्रिप्टो करेंसी के, बिटकॉइन आपने सुना होगा, सबसे पुरानी करेंसी है क्रिप्टो करेंसी की। एथेरियम आजकल काफी पॉपुलर है। रिपल भी एक इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए
फेसबुक के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई है उसका क्या नाम है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफी सिंपल है, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, एक क्रैश कोर्स की ही वीडियो है उसमें कवर किया है। ब्लॉकचेन बेसिकली बेसिस है बिटकॉइंस का, ठीक है, और ये एक डिजिटल पब्लिक लेजर है। आसानी से अगर आपको समझना है, इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो जाती है, उस ट्रांजैक्शन को इरेज करना या फिर मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल है। आप उसको इरेज भी नहीं कर सकते, उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा डेटाबेस बन जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइंस, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको बीच में से किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर और सप्लायर को जोड़ सकती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा माना जाता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अदरवाइज आपको एक बैंक को बीच में लाना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक लेयर भी बढ़ जाती है। लेकिन ब्लॉकचेन यहाँ पर बैंक को रिमूव करता है, थर्ड पार्टी को रिमूव करता है, डायरेक्टली कस्टमर्स और सप्लायर्स को लिंक करता है। यदि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। बस एक ही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो चेन ऑफ कंप्यूटर्स होती है, उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज नोड्स, ठीक है। अगर कभी एग्जामिनेशन में आपको आता है कि नोड्स क्या है, तो याद रखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो चेन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कि इस लेजर को मेंटेन करती हैं, वो बेसिकली नोड्स के नाम से जानी जाती हैं। क्लियर है? चलिए, India to get 14 new supercomputers under the National Supercomputing Mission. Which among the following is correct regarding the National Supercomputing Mission? So ये मिशन वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन ये हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 14 नए सुपर कंप्यूटर्स की अनाउंसमेंट की थी। उसके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 1995. Under NSM, Param Shakti, first supercomputer was assembled indigenously. NSM is jointly implemented by Ministry of Electronics and IT and Department of Science and Technology along with CDAC and IISc as executing agencies. All of the above are correct. So यहाँ पर आपके सामने आंसर मार्क भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी क्यों गलत है, इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। सो NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको लॉन्च किया गया था सन 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया था? टू एम्पावर द नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस बाय इंस्टॉलिंग अ वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। सो इसके तहत भारत में कई सारी हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाने की बात की गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग IITs हैं और एग्जिस्टिंग IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो लोकेटेड है, वहां पर कहा जा रहा था कि हम सुपर कंप्यूटिंग के लिए लैब्स को तैयार करेंगे, और उसके लिए प्रोसेस चल भी रहा है। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीटली ये जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के अंडर चल रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ में CDAC एंड IISc, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज इसमें हैं। इसके बाद NSM के अंडर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 था वो गलत क्यों है? परम शक्ति यहाँ पे गलत इसलिए है बिकॉज सही जवाब है परम शिवाय। सो परम शिवाय इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विच वॉज असेंबल्ड इंडिजिनसली, और ये IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में लोकेटेड है, वहां पर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा वर इंस्टॉल्ड एट IIT खड़गपुर एंड आईसर पुणे में ये लगाए गए हैं। इसके अलावा जो इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं वो प्रत्युष एंड मिहिर हैं। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहते हैं। कुछ जनरल जानकारी आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में अगर हम बात करें, सुपर कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है विच हैज अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। सो जैसा कि नाम है सुपर कंप्यूटर, सो बेसिकली जितनी कैलकुलेशंस एक नॉर्मल कंप्यूटर करता है उससे कई ज्यादा कैलकुलेशंस एक सुपर कंप्यूटर कर सकता है। एक सुपर कंप्यूटर कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है? अगर हम देखें, मेमोरी ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज एवरेज्ड अराउंड 2,50,000 टाइम्स ऑफ द यूजुअल कंप्यूटर। सो इसकी मेमोरी भी बहुत वास्ट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक रैम की, तो इसमें रैम भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं जैसे आपके टेबल पे पड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर जनरली ऑक्यूपाइज रूम्स। ये एक बड़े कमरे में रखा जाता है जहां पे कई सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स रखे जाते हैं, जिसके आधार पर एक सुपर कंप्यूटर काम करता है। यहां पर अगर हम बात करें, द परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, जिसको कहा जाता है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और वो कितने फ्लॉप्स पे काम करता है।
क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेम करता हूं, कितने पेटा फ्लॉप्स पे वो काम करता है। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन एरियाज हैं सुपर कंप्यूटर्स के, कई सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं। अगर हम बात करें क्लाइमेट मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी सिमुलेशंस, आप नाम लीजिए, जहां पर भी बड़ा डेटा आता है, जहां पर भी बिग डेटा आता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा आता है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आता है, उन सभी एरियाज में सुपर कंप्यूटर्स की जो है एप्लीकेबिलिटी होती है। सो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, स्पेशली यूपीएससी में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरियाज वे सुपर कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड। सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस। आप ऐसा मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अबव ही होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, आईटी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह का काम हो, डिफेंस है, डिजास्टर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी है, किसी भी तरह का काम हो, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर जगह पे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, Which institute scientists have developed a cost-effective solar receiver tube technology for industrial process heat applications? IIT Bombay, IISc, Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, IIT Delhi. सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials. So this is the institute जिसने यहाँ पर एक cost-effective solar receiver tube technology का बेसिकली प्रोडक्शन किया है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट एप्लीकेशंस के लिए काम आ सकती है। क्या चीज है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी, एज आई टोल्ड यू, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैज डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट एप्लीकेशंस। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, चेक करना होगा, गुड़गांव में लोकेटेड है, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम में लोकेटेड है। ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक कॉस्ट इफेक्टिव वेट केमिकल प्रोसेस है विच efficiently absorbs solar radiation, converts it into heat for the targeted applications, especially in industries. So basically एक ऐसा प्रोसेस सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, उसी अब्जॉर्प्शन के सोलर रेडिएशन को हीट में तब्दील करता है, और टारगेटेड एप्लीकेशंस, यानी कि जिस चीज को आपको गर्म करना है उस चीज को आप गर्म कर सकते हैं। सो जो भी आपका खर्चा वैसे हो रहा था चीजों को गर्म करने में, हीट करने में, वो खर्चा यहाँ पर बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी सस्ता पड़ता है, और यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन है, जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोलर रिसीवर ट्यूब इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन द कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। Currently, Indian CST plant developers are importing the high-end evacuated concentrated solar power receivers for CST applications. ठीक है, सो यहाँ पर हमें CST की जो हमारी बेसिकली आप कह सकते हैं इक्विपमेंट है, वो बाहर से आती है। अगर हम यहाँ पर सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली बना सकते हैं, सो इससे हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल। The Computer Emergency Response Team of India has issued warning against a new malware called EventBot. Which among the following is correct about EventBot? ठीक है, EventBot की बात हो रही है। EventBot is a type of ransomware. It infects computers or phones in a network and encrypts files on these computers or phones and then demands the ransom to recover the files. The EventBot malware steals personal financial information from Android phone users. All of the above are correct. मैं आपको यहां बता दूं, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, इसको लेकर थोड़ा आपको समझना होगा। जैसा कि इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है, ये एक मालवेयर है, ये रैंसमवेयर नहीं है। ठीक है, और अगर रैंसमवेयर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। ठीक है, इवेंटबॉट इज अ टाइप ऑफ रैंसमवेयर, जी नहीं। इवेंटबॉट असल में एक टाइप ऑफ ट्रोजन है। ठीक है, ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स भी इसको बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। ये एक ट्रोजन है, रैंसमवेयर नहीं है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को या फिर आपके फोन को, स्मार्टफोन को इन्फेक्ट कर सकता है। और वो अगर इन्फेक्ट कर जाता है, वो अगर आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर को हैक कर देता है, सो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जब तक आप फिरौती नहीं देंगे, रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। जब तक वो उसने जो मांगा है, जब तक आप उसको नहीं देंगे, तब तक आप अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं जा पाएंगे। इवेंटबॉट ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसे रैंसमवेयर कहा जाता है, जो कि फिरौती के आधार पर चलता है। इवेंटबॉट एक तरह का ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर को किस तरीके से इंपैक्ट करता है? आपके कंप्यूटर या फिर आपके फोन में, ज्यादातर फोन में देखने को मिलता है,
क्या करता है कि कुछ ऐसी एप्स आती हैं जो देखने में लगती हैं जेन्युइन लेकिन असल में होती हैं नकली और होती हैं फेक, बेसिकली कह सकते हैं फ्रॉड होती हैं। आप उस ऐप पे क्लिक करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, उसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है अपने पास और उसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो आपके थ्रू एक्सटॉर्शन कर सकता है। दिस इज व्हाट इवेंट बॉट डज। कहने का मतलब एक ऐसी चीज है जो देखने में जेन्युइन लगती है लेकिन असल में होती फेक है। इसे कहा जाता है ट्रोजन और रैंसमवेयर होता है अलग। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यहां पर। अगर हम बात करें इवेंट बॉट इज अ ट्रोजन नॉट अ रैंसमवेयर, ठीक है, याद रखने वाली बात। कैसे करता है? इट चीट्स इट्स विक्टिम्स बाय सीक्रेटली अटैकिंग कंप्यूटर और द फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उनको अटैक करता है, फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कंप्यूटर के सिस्टम को अटैक करता है। और ये जो मालवेयर है ये पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करता है फ्रॉम द एंड्रॉयड फोन यूजर्स। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? कई तरह के आइकन्स यूज कर सकता है टू मैस्करेड एज लेजिटिमेट एप्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अडोब फ्लैश एंड अदर्स यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोडिंग साइट्स टू इन्फिल्ट्रेट इनटू विक्टिम डिवाइस। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्पेशली आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, किसी भी ऐसे वैसे लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, स्पेशली एड्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है उसको विजिट करना भी नहीं चाहिए, वो भी आपके लिए ज्यादा यहाँ पर सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि वो एक ट्रोजन हो या फिर वो कोई रैंसमवेयर हो। इसीलिए ऐसी चीजों को क्लिक करने से हमेशा दूर रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोडियम हाइपोक्लोराइट? ये हाल ही में चर्चा में था, और चर्चा में क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र ने सोडियम हाइपोक्लोराइट को बैन किया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के थ्रू जो डिसइंफेक्शन के टनल्स बनाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ये टनल्स यहाँ पर काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसके चलते सोडियम हाइपोक्लोराइट को महाराष्ट्र ने बैन कर दिया था। सो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोडियम हाइपोक्लोराइट? सोडियम हाइपोक्लोराइट कॉमनली नोन एज ब्लीच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। बिल्कुल ट्रू चीज है, ये डिसइंफेक्टिंग एजेंट है और उसके ब्लीच के नाम से भी जाना जाता है। A 0.5% solution of sodium hypochlorite is known as Dakin solution। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग होंगे वो इनको मालूम होगा कि ये चीज बिल्कुल सही है, Dakin solution कहा जाता है इसे। Inhalation of sodium hypochlorite can lead to irritation of mucous membranes of the nose, throat and respiratory tract। ये भी बिल्कुल सही है। इसी वजह से असल में इसको यहाँ पे बैन किया गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। सो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तीनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। सो बेसिकली जब कोरोना वायरस अपनी पीक पर था या फिर बहुत सारे केसेस आ रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली हम डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हैं, उस टाइम पर सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन का एक सोल्यूशन निकाला गया कि इसको हम यूज करेंगे, डिसइंफेक्शन टनल्स बनाएंगे और लोगों को इसके थ्रू एंड थ्रू जाना होगा, ठीक है, इसके थ्रू वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये चीज एक्चुअली हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है ये अगर गलत मात्रा में आ जाता है या फिर अगर कोई इसकी रिएक्टेबिलिटी काफी हाई है ऐसी वैसी चीजों के साथ, या फिर ये अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, उस केस में ये ह्यूमंस की हेल्थ को किसी और तरीके से भी इंपैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर दवाई ही एक तरह का रोग बन सकती थी जिसको टाइमली हमने रोक दिया था। कमिंग टू द बेसिक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीच के नाम से जाना जाता है। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एग्रीकल्चर में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेंट और लाइम इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में, वेस्ट डिस्पोजल इंडस्ट्रीज में। सो इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन द थिंग इज कि बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पर जब डिसइंफेक्शन टनल्स बनाए जा रहे थे तो इन टनल्स में जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे वो इतने ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड नहीं थे और ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो अवेलेबल यहाँ पर नहीं थी। खैर, ये जो 0.5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है इसको डकिन सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द एरियाज विच आर कंटामिनेटेड विद बॉडीली फ्लूइड्स इंक्लूडिंग लार्ज स्केल ब्लड स्पिल्स। सो ऐसे चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पुलिस कर्मचारी भी इसको यूज करते होंगे। आई एम श्योर जो लोग यहाँ पे पुलिस में हैं या फिर पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको मालूम होगा कि ये चीज काफी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सोल्यूशन है ये काफी अनस्टेबल है, ठीक है, और क्विकली ब्रेक डाउन कर सकता है। जब ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये क्लोरीन रिलीज करता है और ये जो क्लोरीन रिलीज होती है इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका अगर आप इनहेलेशन कर लेते हैं, इट कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं?
म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपकी बॉडी में जितनी भी ओपनिंग्स हैं, जितने भी ऑरिफाइसेस हैं वहां पर होती हैं, जैसे कि नाक की ओपनिंग है, कान की ओपनिंग है, आंखों की ओपनिंग है, आईलिड्स हैं आपकी, या फिर आपकी यूरेथ्रा है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है। इन सभी एरियाज में जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है, आपका ट्रेकिया है, वहां पर इरिटेशन हो सकती है, आपके गले में इरिटेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकती है, या फिर ब्रोंकोस्पैज्म भी आपको हो सकता है, ठीक है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके बाद जो ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन को आपका एक्सपोजर हो जाए, उस केस में आपको मल्टीपल ऑर्गन डैमेज भी हो सकती है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, इसका जो बैन किया गया था वो यही सोच के किया गया था कि अगर ये चीज हमारे हाथ से निकल जाती है सो कहीं दवा उल्टी हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, जिसकी वजह से इसको महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया था। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, which institute organized India's first global Hyperloop pod competition to increase awareness and enthusiasm about the Hyperloop in India? So काफी इंटरेस्टिंग चीज है हाइपरलूप के बारे में, I'm sure आपने सुना होगा। यहाँ पे सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने यहाँ पर एक हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन रखा था, ठीक है, सो दैट इसका जो अवेयरनेस और एंथुसियाज्म है वो बढ़ जाए। अगर हम बात करें आगे हाइपरलूप क्या है, थोड़े बेसिक्स इसके बारे में। बेसिकली एक फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहले चार कौन से आते हैं? रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। हाइपरलूप कहा जा रहा है फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। काफी सिमिलर टू रेलवेज है, लेकिन फिफ्थ मोड क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज जो प्रिंसिपल रेलवे फॉलो करती है ये उससे अलग प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि है तो ये हाई स्पीड ट्रेन ही, लेकिन जिस एनवायरमेंट के थ्रू ये जाती है वो नियर वैक्यूम होता है। और नियर वैक्यूम का फायदा क्या है? देखिए, रेलवेज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। इवन दो जो बुलेट ट्रेन आप देखते होंगे आज की डेट में, वो आगे से कुछ इस तरीके से होती हैं, राइट, आगे से तीखी होती हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को कम करने में उतनी ज्यादा कामयाब वो भी नहीं। एक बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, 200 माइल्स प्रति घंटा, या फिर अगर आप कह सकते हैं इसमें जो टेस्टिंग स्पीड है वो शायद 250 से 300 माइल्स प्रति घंटा अटेन की गई है, इससे ज्यादा अटेन नहीं की गई है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, केवल 200 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलती हैं। इवन अगर हम जापानीज या फिर चाइनीज, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं इसमें, उनकी बात करते हैं तो हाईएस्ट स्पीड 200 माइल्स प्रति आवर की ही है। लेकिन वो लोग भी, वो वाले जो ट्रेन हैं, वो भी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर पाते हैं। हाइपरलूप ऑन द अदर हैंड नियर वैक्यूम ट्यूब में चलता है, जिसकी वजह से जो दो सबसे बड़ी अड़चनाएं आती हैं, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों ही खत्म हो जाती हैं। यानी कि वहां पर हवा नहीं होती, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस नहीं आता और फ्रिक्शन भी नहीं आती। ये जो आइडिया था देने वाले कौन थे? एलॉन मस्क, ठीक है, जो कि फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स हैं एंड सीईओ ऑफ टेस्ला है। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं ये, जिन्होंने आइडिया प्रपोज किया था हाइपरलूप का सन 2013 में, ठीक है, और इन्होंने ऑलरेडी इस पे काम शुरू भी कर दिया है यूएसए में। इंडिया में भी इसको लेकर ऑलरेडी हाँ अप्रूवल मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है कि जो पहला अप्रूवल इंडिया में दिया गया है वो किस रूट पे दिया गया है, ठीक है। हाइपरलूप के बारे में आप देख सकते हैं, बेसिकली ये इस तरीके से कैप्सूल होता है विद पैसेंजर्स एंड इट कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ मोर देन 1200 किलोमीटर्स पर आवर। इसको अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो 750 माइल्स पर आवर के आसपास निकल कर आता है। अब आप देख लीजिए, जो मैक्सिमम स्पीड बुलेट ट्रेन की है वो 200 माइल्स प्रति घंटा की है, और जो हाइपरलूप है उसकी मैक्सिमम स्पीड 750 माइल्स प्रति घंटा की है, विच इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू अ बुलेट ट्रेन। सो वैक्यूम ट्यूब है, जिसकी वजह से प्रेशर काफी कम हो जाता है। हाइपरलूप कैन बी बिल्ट इन इंडिया इन 38 मंथ्स। ग्लोबली 800 इंजीनियर्स इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें 25 जो है वो भारतीय हैं। सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होता है कि जो पावर यूज करता है ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है, ठीक है। सो आपकी पावर की कंजम्पशन भी उतनी नहीं होती एज कंपेयर टू अदर्स, स्पेशली थिंग्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड पावर वगैरह वगैरह यूज करता है। These tubes stand on pylons that can withstand quakes and crashes. So ये सेफ्टी प्रूफ भी है completely, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मानी जाती है, राइट। इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।